हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स अंडर द नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की थर्ड या फोर्थ वीडियो है जिसमें कि हम कवर कर रहे थे। पहले हमने पढ़े हैं सारे अपने विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, विकास के क्षेत्रों के बारे में। देन हमने पढ़ी है सारी अपनी आयु वर्ग की, बाल्यावस्था का कौन सा होता है, किशोरावस्था का कौन सा होता है। देन आज हम कवर करने वाले हैं वंशानुक्रम का टॉपिक। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण अपने आप में ही दो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इन्हें हम कवर करेंगे, लगभग 3-4 वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे कि आपको फिर बाद में इन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता के बारे में ही कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन तो इस वीडियो में हम सिर्फ वंशानुक्रम को ही कवर करेंगे। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, लगभग 5-6 नियम है, जिसमें कि हम 5 नियम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। छठा नियम जो है हमारा मेंडल का नियम है, वो इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ा भी है, तो उस नियम के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बाकी आज हम वंशानुक्रम की जो बाकी 5 नियम हैं वो आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अंडर द नेम ऑफ नॉलेज, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, ये पीडीएफ क्रिएट करने में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये लिखा हुआ है आपका आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचालन से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करती हैं। ठीक है, जो हमारे आनुवांशिकता यानी कि वंशानुक्रम या जो हेरिडिटी है हमारी, वो क्या है, शारीरिक एवं मानसिक गुणों का ही संचालन है। ठीक है, इसमें समाज का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक गुणों का संचालन होता है, जो कि क्या है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिकता या वंशानुक्रम या हेरिडिटी आपकी क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, वुडवर्थ ने इसके बारे में क्या कहा। वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन व्यक्ति के जीवन का आरंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब विकास जो है, विकास के दो पहलू होते हैं हमारे, वंशानुक्रम और वातावरण। तो जो वातावरण है वो कब स्टार्ट होता है, उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ना कब उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ना कब स्टार्ट होता है, जब वो उसके जन्म के पश्चात। लेकिन जो वंशानुक्रम है वो जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधान के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही उपस्थित हो जाता है, मतलब कि जब वो गर्भ में जन्म लेता है तभी से इसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वंशानुक्रम के नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है वो है बीज कोश की निरंतरता का नियम। ठीक है, बीज कोश की निरंतरता का नियम क्या होता है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस नियम के प्रतिपादक जो है वीजमैन है। ठीक है, जिनका कथन या जिन्होंने कहा बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। ठीक है, जो बीज कोश इसे बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, एक तरीके से अगर हम समझें तो जो इसमें इस नियम में इन्होंने बताया है कि जो बीज कोश है वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे कि कोई बीज कोश है, बालक को अपने माता पिता से मिला, वैसे अगली पीढ़ी में देता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम में इन्होंने ये भी बताया है कि जो माता पिता है वो बच्चे के जन्मदाता न होकर बीज कोश के संरक्षक भी हैं। उन्होंने कहा कि वो जन्मदाता ना अगर उन्हें कहें हम, तो बीज कोश के संरक्षण भी कहें, तो ये भी बात उनके लिए कहीं ना कहीं सही होती है। ठीक है, लेकिन जो ये था, ये वंशानुक्रम की जो मतलब व्याख्या कर पाने के लिए असफल नियम रहा या अमान्य नियम रहा। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट नियम आया जो कि था हमारा समानता का नियम। ठीक है,
इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? सोरेनसन। इसके अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ठीक है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। ये या शारीरिक उनकी रचना जो होती है, जो शरीर है वो भी इनके माता पिता के समान होता है। ठीक है, अब अगर आपसे ऐसे पूछे कि मान ले कोई बच्चा है वो बहुत बुद्धिमान है और उसके माता पिता भी बहुत बुद्धिमान है, तो ये कौन सा नियम बता रहा है, कौन से नियम से इसकी व्याख्या हो रही है? तो समानता के नियम से हो रही है। लेकिन अगर हमने देखा तो यह नियम भी क्या था? अपूर्ण था। माता पिता की संतान गोरी अगर काली या इससे अलग अलग भी होती है, ऐसा भी देखने में आया हुआ है कि कोई बुद्धिमान माता पिता है उनके बच्चे बुद्धिमान नहीं है। तो इसलिए एक नेक्स्ट नियम आया जो कि था विभिन्नता का नियम। ठीक है, विभिन्नता का नियम में हमें क्या बताया है? इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर, समान है ये यहाँ पे आपका, उससे कुछ भिन्न होते हैं। इसका कारण बताते हुए, ये भी सोरेनसन ने ही दिया है, भिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कौशल की विशेषताएं बताया। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे भिन्न भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नता का नियम है। फिर नेक्स्ट एक नियम है प्रत्यागमन का नियम। देखते हैं इसमें क्या है। इस नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह भी सोरेनसन ने ही दिया है, लिखा है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये नियम कौन सा है? हमारा प्रत्यागमन का नियम है। ठीक है, मतलब कि क्या है, माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग करके जो बच्चा है, मतलब उसमें अपने माता पिता के विशिष्ट गुण ना आकर सामान्य गुण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले ले अगर हम, बाबर, अकबर और जो महात्मा गांधी थे, उनके पुत्र जो थे सभी के निम्न कोटि के पुत्र थे। उनके कोई मतलब महात्मा गांधी के पुत्र का आपने देखा होगा कहीं कोई वर्णन नहीं है, और गांधी जी को सारी दुनिया जानती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अपने माता पिता पे ना जाकर अपने पूर्वजों पे चला जाए, इन पे जो उसके दादा दादी हैं उन पे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम कौन सा है हमारा? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में आयोजित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लैमार्क ने, ये लैमार्क ने दिया है नियम, और उन्होंने एक जिराफ का उदाहरण दिया था। ठीक है, तो लैमार्क ने क्या कहा, जिराफ जो था पहले उनकी गर्दन बस घोड़े के समान थी। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण गर्दन लंबी होती चली गई। लैमार्क ने ये मतलब ये बताया है कि अगली पीढ़ी में जो है गुण संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के माता पिता छोटे हैं तो उनका बच्चा भी छोटा होगा, वो लंबा भी हो सकता है। ठीक है, ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम बताया हुआ। ठीक है, पावलव ने भी और मैकडूगल ने और पावलव ने भी चूहे पर ये, और हैरिसन ने पतंगों पर ये परीक्षण करके बताया है कि अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम क्या होता है। वो भी हम पढ़ेंगे जब हम पावलव और मैकडूगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस नियम से भी क्या है, इस नियम से भी किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई, तो ये नियम भी हमारा क्या है? फेल हो गया। उसके बाद जो नियम दिया, उसके बाद हमारा नियम दिया है मेंडल ने, और जो कि अभी तक सबसे ज्यादा वैलिड माना गया है। ठीक है, तो ये हमारे अभी हमने वंशानुक्रम के 5 नियम इस वीडियो में आज कवर किए हैं। बस एक लास्ट नियम है आपका मेंडल का, और जो इम्पोर्टेंट भी है और जो वैलिड भी है, तो उसके लिए हम अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के उसे कवर करेंगे। देन आपका वंशानुक्रम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वातावरण, और फिर से हम अपनी वहीं से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 के 5 नियम समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।